गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हमने सेल के बारे में देख लिया और उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल और उसके अलावा कुछ बेसिक टर्म देख ली। अब हम आगे देखेंगे कि जो शेप है सेल की वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है और साइज़ है सेल का वो किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल की, तो जो शेप है सेल की वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। बट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी करती ही है, बट हम अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखें तो शेप ऑफ सेल जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि उस सेल की लोकेशन वो बॉडी के कौन से ऑर्गन में लोकेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग उसका जो फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप जो है वो अलग अलग होती है। तो पहले हम देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी की शेप को चेंज करते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि जो शेप है उनकी वो वेरिएबल शेप शो करते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल आता है अमीबा। ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। और ये अमीबा के हैं स्यूडोपोडिया। अब अमीबा क्या करता है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अपनी शेप को चेंज करता रहता है। जो भी इसकी बेसिक नीड है इसकी लाइफ की, उसको फुलफ़िल करने के लिए ये मूवमेंट शो करता है। तो इसकी जो स्यूडोपोडिया है दे कैन चेंज देयर शेप। तो हम बोल सकते हैं कि जो अमीबा है ये वेरिएबल शेप में पाया जाता है। और दूसरे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी की शेप जो है वो फिक्स्ड रहती है, वो अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट चेंज नहीं होती है। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी की शेप फिक्स्ड रहती है, उसमें एग्जांपल आते हैं यूग्लिना, पैरामीशियम। ये जो है इनकी शेप बॉडी की चेंज नहीं होती है, तो इनकी बॉडी की शेप फिक्स्ड रहती है। अब अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन बींग की ही, तो ह्यूमन बींग के अंदर ही भी हमें अलग अलग तरह के शेप के सेल दिखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर है आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल होते हैं ह्यूमन बींग के, ये होते हैं डिस्क्वाइड शेप के। डिस्क्वाइड शेप, डिस्क्वाइड लाइक इस तरह की जो शेप है रेड ब्लड सेल की वो हमें देखने को मिलती है। तो और इसके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये शेप है आरबीसीज की। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग के ही और सेल की, जैसे ह्यूमन बींग में डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। और इन वाइट ब्लड सेल की जो शेप होती है वो अमीबॉइडल शेप होती है। अमीबा के जैसे शेप को ये शो करते हैं। जनरली ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, बट मान लो जब कोई हम फॉरेन पार्टिकल इन्वेट करता है बॉडी के अंदर, तब ये अपनी शेप को चेंज कर देते हैं और इस तरह से अमीबा शेप में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल होते हैं, अब नर्व सेल जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल होते हैं, इस तरह से इलोंगेटेड शेप में पाए जाते हैं। ये एक नर्व सेल है, लेट मी ड्रॉ इट। इस तरह से नर्व सेल, दिस इज़ द नर्व सेल। ये इस तरह से अलग अलग शेप के जो सेल हैं ये ह्यूमन बींग के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एक नर्व सेल है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो स्फेरिकल इन शेप में होते हैं, जैसे जो एग सेल है वो इस तरह से स्फेरिकल शेप में देखने को मिलता है, दिस इज़ एग सेल। और उसके अलावा जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल सेल होते हैं, वो स्मूथ या स्पिंडल शेप में पाए जाते हैं। जो बॉडी के मसल सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप में पाए जाते हैं। इस तरह से उनकी जो शेप होती है कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये मसल सेल होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी हमें अलग अलग शेप के सेल देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन वो बॉडी के कौन से पार्ट में लोकेटेड है, उनका फंक्शन क्या है, तो उसके रिगार्डिंग उनकी जो शेप है वो अलग अलग देखने को मिलती है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल के साइज़ की, तो जो सेल का साइज़ है वो भी वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म।
क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ तो यहाँ पर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इन द वर्ल्ड दैट इज़ द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल सेल है जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेटली इसका अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये 0.3 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इतने साइज़ को जो है ये शो करता है। और जो लार्जेस्ट सेल है इन द वर्ल्ड दैट इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो एग है ऑस्ट्रिच का वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। और अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, ह्यूमन बींग के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज़ द स्पर्म सेल, और जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज़ द एग और ओवम, और जो ओवम और एग बोथ आर सेम। द लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बींग का दैट इज़ द नर्व सेल। अब उसके बाद हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। तो डिटेल स्ट्रक्चर में हमें पता है कि जो सेल है, सेल की जो बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल के पास एक तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन है, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल के पास प्रोटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अब ये दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर का जितना भी मटेरियल है, ये सारा का सारा जितना भी मटेरियल है दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हमने कंसिडर किया है, इट कंसिस्ट प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म हमें पता है जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात की थी, और उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हमने सेल ऑर्गेनेली बोला। अब ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो भी एक दूसरे से अलग है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेम्ब्रेन। अब जो सेल ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेली होते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इस तरह से कोई सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड होते हैं, और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेली देखने को मिलेंगे विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन वी कैन से कि यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेली हैं ये अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब हम अगर बात करें ऐसे सेल ऑर्गेनेली विच इज़ सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये जो सेल ऑर्गेनेली हैं दीज आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, बट ये जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली की, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है इसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट। और ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का जो हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेली होते हैं विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। इसके अंदर हम बात करते हैं राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमें सिर्फ एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है, प्लांट सेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर राइबोसोम है और न्यूक्लियोलस है विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आप सराउंडेड बाई है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, और उस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द डबल मेम्ब्रेन विच सराउंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पर जो खाली स्पेस है इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और इस तरह से इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को लेट्स सी। यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको इसके अंदर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंसीडर करते हैं। प्लांट सेल, तो प्लांट सेल को हम एनिमल सेल से किस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है बेसिकली, दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ एक अलग कवरिंग होती है जिसके द्वारा उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो कवर होती है, और उस कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, बट अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट।
यहाँ पर कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। दूसरा, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के सेंटर में हमें एक लार्ज साइज़ का वैक्यूल देखने को मिलता है, जिसको हम लार्ज साइज वैक्यूल बोलते हैं, जो हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है। एनिमल सेल के अंदर लार्ज साइज वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं बट इट इज़ इन स्मॉल साइज के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये जो प्लांट सेल है यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट बोला। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट प्ले रोल इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जो सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर होती है, तो वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर टेक्स प्लेस होती है। तो इट प्ले रोल इन दिस, और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही। एनिमल सेल के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर हम और ऑर्गेनेली की बात करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें दोनों सेल के अंदर देखने को मिलता है, प्लांट सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंड है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, और जो प्लास्टिड है ये भी डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी। और उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनेली लाइसोसोम दोनों के अंदर पाया जाता है, गोल्जी बॉडी दोनों के अंदर पाई जाती है। दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी, और ये लाइसोसोम है। इस तरह से इनकी जो है ये सारे के सारे ऑर्गेनेली सब्सटीट्यूटेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। और एनिमल सेल के अंदर ऐसा जो करैक्टर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, दैट इज़ द सेंट्रियोल। दिस इज़ द सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल इज़ इसकी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, और ये एनिमल सेल के अंदर ही देखने को मिलता है। ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है तो इट प्ले रोल इन द सेल डिवीज़न। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दिस वन इज़ न्यूक्लियस, ये गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। और इस तरह से सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली जो हैं दोनों सेल के अंदर इस तरह से सब्सटीट्यूटेड होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन सभी जो स्ट्रक्चर हैं सेल को, अब हम इनकी डिटेल में हम इनको यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इनका फंक्शन होता है और कौन कौन से काम को ये परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल जो है हमें हर एक टाइप के सेल में देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा कि जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है इन एनिमल सेल। सेल वॉल अब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अलावा अगर हम देखें तो फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, और कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाई अ सेल वॉल। अब ये जो प्लांट की सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल का अगर मैं बेसिकली नेचर की बात करूँ तो जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, और परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब कोई भी मटेरियल है विच इज़ कैन ईजिली पास कर सकता है उस मेम्ब्रेन को। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, बट अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, ये परमिएबल है, मतलब ये सारे मटेरियल को अपने में से पास कर देती है। और अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो जो सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल है, वो बनी होती है सेलुलोज से, और जो फंजाई की सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो इस तरह से जो सेल वॉल है इसकी फॉर्मेशन होती है। और सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल प्रोवाइड करती है एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और एक प्रोटेक्शन कवरिंग प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है उनको एक प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है। सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ। सेल अपने आप ही कुछ मटेरियल को सिक्रीट करता है जिससे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, ताकि वो उस सेल मेम्ब्रेन को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रख सके और सेल को जो है डेसिकेशन होने से रोका जा सके। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन हमें पता है पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो हमें हर एक सेल के अंदर देखने को मिलती है,
और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ मटेरियल को एंटर करने का काम करती है और कुछ को एग्जिट करने का काम करती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, हम सेमी परमेबल बोल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो सब्सटेंस है वो मूवमेंट शो करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है जैसे गैसेस है लाइक CO2 और ऑक्सीजन, CO2 एंड ऑक्सीजन। जस्ट सपोज ये एक सेल है। अब यहाँ पर जो गैसेस है ये किस तरह से एक्सचेंज करती हैं। अब ये मान लो CO2 जो है बाहर, सेल के बाहर CO2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और CO2 का अमाउंट जो सेल के अंदर है वो कम है। तो जो मूवमेंट होगी CO2 की वो होती है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। मतलब जहाँ पर ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, ज़्यादा सब्सटेंस कम सब्सटेंस की ओर मूव करते हैं, तो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या सच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो जो गैसेस हैं वो सिंपली किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है किसी भी सेल के अंदर, तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन शो करती हैं। तो जहाँ पर जिस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मान लो सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन ने सेल से बाहर जाना है, तो सेल के बाहर इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये जाएगी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन मोर है और यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो ये CO2 अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन भी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड एंड गैसेस, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब ये तो बात है गैसेस की। गैसेस के अलावा जो मूवमेंट है वाटर की, अब ये जो वाटर है मूव करता है थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जैसे कोई ये मेम्ब्रेन है इसके थ्रू पास करेगा, तो यहाँ पर सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है। यहाँ पर जो वाटर है ये भी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करता है। वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द जो लो कंसंट्रेशन है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पर ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है कि जो ऑस्मोसिस है ये पास करता है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, बट जो डिफ्यूज़न है वहाँ पर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नॉट यूज्ड, तो वहाँ पर जो मूवमेंट हो वैसे हो जाती है थ्रू हाई रीजन टू लो, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। अब हम देखते हैं कि जब हम सेल है, कोई भी सेल है, चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, जब हम उसको पुट करते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर, जैसे अगर वो सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है या फिर ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो सेल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो लेट्स सी, पहले तो यहाँ पर बात आती है सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन, दो सोल्यूशन की मैंने बात की यहाँ पर, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और दूसरा है डाइल्यूटेड सोल्यूशन। डाइल्यूटेड सोल्यूशन, तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं बना रही हूँ शुगर का सोल्यूशन, शुगर का सोल्यूशन बना रही हूँ, तो उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो शुगर है और दूसरा वाटर है। जब इस सोल्यूशन के अंदर वाटर की अमाउंट से ज़्यादा मैं शुगर का अमाउंट डाल रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं वाटर मान लो 50 ml डाल रही हूँ और शुगर मैं यहाँ पर 100 ml 100 ग्राम डाल रही हूँ, तो यहाँ पर पानी से ज़्यादा जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है। और जहाँ पर आपके वाटर की अमाउंट जो होगी, मान लो 100 ml वाटर है और इस 100 ml में मैं 50 ग्राम शुगर डाल रही हूँ, तो यहाँ पर इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर शुगर की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी
और डाइल्यूट के अंदर जो वाटर है, वाटर की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। और ऐसे सोल्यूशन को अब हम इसके बेसिस के ऊपर देखते हैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन है शुगर या फिर हम सॉल्ट बोल सकते हैं अगर हम सॉल्ट का भी बना रहे हैं तो, इज़ मोर देन वाटर। और पानी से ज़्यादा जब इनकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो जो सेल है, तो सेल के बाहर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के बाहर जब सेल के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा है और सेल के बाहर के सोल्यूशन के अंदर पानी का अमाउंट कम है, तो जो वाटर है वो मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है पानी की, तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और जिसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल है उस सेल की जो शेप है वो श्रिंक हो जाता है, सेल बिकम श्रिंक हो जाता है ड्यू टू द यहाँ पर वाटर की लॉस हो गया, सेल को लॉस हो गया पानी का, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है। और इस टाइप का जो लॉस होता है या इस टाइप की जो मूवमेंट होती है वाटर की इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ जब पानी मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। एक्सोवर्ट मतलब बाहर की तरफ, ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इनसाइड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम एक्सो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी देन द शुगर, और हाइपोटोनिक, और ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाता है। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जब हम सेल को इस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर मूव करेगा बाहर, तो सेल के बाहर यहाँ पर पानी की अमाउंट ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम है, तो पानी मूव करेगा फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। पहले हाइपरटोनिक के अंदर अंदर से बाहर जा रहा था, अब इसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है वाटर की या कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल की, तो उसको हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इसको क्या बोल दिया हमने? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड जो शुगर है वो सेम होती है, वहाँ पर हमें जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो जीरो देखने को मिलता है। ये मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, दैट इज़ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर वाटर है और ये शुगर का सोल्यूशन है। अब यहाँ पर जो वाटर का है हमारे पास वो है 100 ml और यहाँ पर भी वाटर क्या है? 100 ml है। अब यहाँ पर जो शुगर है वो 50 ग्राम है और यहाँ पर भी क्या है? 50 ग्राम है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी नेट मूवमेंट ज़ीरो होती है, तो इस टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं उसको हम बोल सकते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और यहाँ पर अगर हम सेल को इंसर्ट करते हैं इस टाइप के सोल्यूशन के अंदर, तो सेल का जो साइज़ है वो रिमेन एज इट इज़ ही रहता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो वो श्रिंक होता है ना वो स्वेल होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब हम सेल को डालते हैं तो सेल जो है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है ड्यू टू द जो वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर हो जाती है उसकी वजह से। इन केस ऑफ आइसोटोनिक यहाँ पर जो साइज है सेल का वो रिमेन एज इट इज़ ही रहता है। तो ये जो है कुछ टाइप ऑफ सोल्यूशन थे। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो यूनिसेलुलर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है और या प्लांट सेल हम बोल सकते हैं, वो गेन करते हैं वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये वाटर को गेन करते हैं और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है किसी भी वो एक प्रोसेस है, एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न का। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल द सेल टू एंगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे ये अमीबा है,
अमीबा क्या करता है, ये बाहर, उसके बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में फूड पार्टिकल हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जब जो ऑर्गेनिज्म इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लेता है, ड्यू टू द ये जो मेम्ब्रेन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये जो फूड है ये इंटेक कर लेता है ऑर्गेनिज्म। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोसेस को शो करते हैं, तो इसमें एग्जांपल आता है अमीबा। अमीबा क्या करता है, अपने बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जब फूड पार्टिकल को देखता है तो उसके बाद इसके जो स्यूडोपोडिया हैं ये क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल को कवर करने का काम करते हैं। सबसे पहले ये अमीबा है, अमीबा के बाहर फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करते हैं, ये स्यूडोपोडिया मूव करते हैं टूवर्ड द फूड, और ये जो स्यूडोपोडिया हैं ये इस तरह से इस फूड के चारों तरफ अपने स्यूडोपोडिया को अमीबा क्या कर देता है, कवर कर देता है, जिससे ये जो फूड है इसके अंदर एंगल्फ हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। और जो इसके सेल साइटोप्लाज्म है तो ये इसको क्या करता है, इसके बॉडी के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं जो सेल ऑर्गेनेली हैं, वो उसको ब्रेक करके डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से फूड पार्टिकल का जब स्यूडोपोडिया के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंगल्फ कर जाना इनसाइड द सेल, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस को कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इसमें बेसिकली एग्जाम्पल आता है अमीबा। अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है फूड को इनटेक करता है।